हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन मेटल एंड नॉन मेटल। बिकॉज अभी जो रिसेंटली आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर दो क्वेश्चन मुझे मेरे सेट्स में मिले थे। एक तो क्वेश्चन ये था कि अभी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने एलिमेंट है। एक बेसिक सा क्वेश्चन था जिसका आंसर आप सभी लोगों को पता है कि 118 एलिमेंट प्रेजेंट है। दूसरा क्वेश्चन जो था वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से था। तो यहाँ पे जो भी बच्चा हमारे साइंस का बैकग्राउंड से नहीं होता है तो उसको ये रिएक्शन समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आज हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं मेटल एंड नॉन मेटल से, धातु और अधातुओं से, उनको हम डिस्कस करेंगे। सारी बातें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे, जिससे जो भी हिंदी मीडियम वाला छात्र है या वो इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट है तो सभी को समझने में आसानी होगी। ठीक है ना। तो एक बेसिक सी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि धातु और अधातु या फिर मेटल और नॉन मेटल में अंतर क्या है। आप लोगों ने दोनों चीज़ों को देखा हुआ है। हमारे सराउंडिंग में जितनी भी गैसेज हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, सल्फर, आपका क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सभी की सभी नॉन मेटल होती हैं। ठीक है। और मेटल क्या होते हैं, जैसे कि आप लोग देखते हैं आयरन, गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीशियम, कॉपर, ये सभी के सभी मेटल्स होते हैं। आपने देखा होगा कि मेटल जनरली जो है वो हार्ड होते हैं ना, बहुत स्ट्रांग होते हैं, आसानी से आप उनको ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन हर चीज़ के एक्सेप्शन है, विदाउट एक्सेप्शन साइंस होता ही नहीं है। तो आपको याद रखना है, हमारे पास कुछ मेटल ऐसे हैं जिनको नाइफ से काटा जा सकता है या जो आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोडियम की बात करते हैं, आप पोटेशियम की बात करते हैं, तो सोडियम पोटेशियम ऐसे मेटल हैं जिनको नाइफ से ब्रेक किया जा सकता है, मतलब सॉफ्ट होते हैं। जनरली मेटल बहुत हार्ड होते हैं। अगर हम नॉन मेटल की बात करते हैं तो नॉन मेटल जनरली जो है वो गैसियस फॉर्म में होते हैं या फिर सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होते। लेकिन अगर हम डायमंड की बात करते हैं तो डायमंड जो है एक हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है, जो कि नॉन मेटल कैटेगरी में आता है। इसके अलावा आप लोग ने मेटल्स देखे होंगे, जनरली मेटल जो है वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। लेकिन हमारे पास एक मेटल ऐसा ज़रूर है जो लिक्विड फॉर्म में आपको मिलेगा, विच इज़ मर्करी, जिसे हम पारा बोलते हैं, हमारे थर्मोमीटर में यूज़ किया जाता है, जो कि सिल्वर कलर का होता है। नहीं मैम, हमारे थर्मामीटर तो लाल कलर का दिखाई देता है। बिल्कुल, उसमें अल्कोहल भरा हुआ है। जो आपका सिल्वर वाला थर्मामीटर होता है उसमें मरकरी होता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स के बारे में, तो नॉन मेटल जनरली जो हैं वो गैसेस फॉर्म में होते हैं। लेकिन एकमात्र हमारे पास नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, वो ब्रोमीन है। तो आपको याद रखना है कि अभी हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, जिनमें से केवल और केवल 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में है। कौन कौन से? पहला मरकरी, दूसरा ब्रोमीन। याद हो जाएगा, मरकरी एक मेटल है, ब्रोमीन एक नॉन मेटल है। तो 118 एलिमेंट में केवल 2 हैं जो कि द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। इसके अलावा कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं मेटल की। मेटल जो होते हैं वो शाइन करते हैं, और शाइनिंग की जो प्रॉपर्टी होती है उसको लस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लस्टर। तो मेटल जो होते हैं वो लस्टर होते हैं, चमकदार होते हैं। और नॉन मेटल जो है वो चमकदार नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर डायमंड चमकदार चमकदार है कि नहीं है? बिल्कुल है। आयोडीन जो होते हैं, आयोडीन के क्रिस्टल भी क्या होते हैं? शाइन करते हैं, लस्टर होते हैं। ठीक है ना। मेटल जो होते हैं वो मेलेबल और डक्टाइल होते हैं। मेलेबल और डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि धातुओं को ठोक पीट कर उनकी चादरें बनाई जा सकती हैं और वायर बना सकते हैं। इसलिए तो हमारे पास कॉपर के वायर भी प्रेजेंट होते हैं, एल्यूमिनियम की फॉइल भी प्रेजेंट होती हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को मेटल की हम मेलेबल और डक्टाइल कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। लेकिन नॉन मेटल के पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जिनसे के आधार पर हम क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे। ठीक है। तो रही बात पीडीएफ की, तो वेबसाइट पे और परचम के एप्लीकेशन पे पीडीएफ अवेलेबल रहेगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। नहीं लेना है, स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को वन लाइनर के फॉर्म में नोट करते जाइए, जिससे रिवीजन करने में आसानी होगी। ओके है, स्टार्ट करें। हाँ, लास्ट में एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो फटाफट लिंक को शेयर कर दो। जो भी आपका पहचान का दोस्त यार, बंधु, भाई बहन जो भी हैं, जो कि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनफैक्ट जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज, एक ऐसी अधातु जो कि कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो हमें पता है वो कौन सी होती है? ब्रोमीन। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बड़ा आसान सा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। A number of proton is in an atom of element A is 19. Then the number of electron in its ion A positive is. तो देखिएगा,
यहाँ पर जो हमारी धातुएं होती हैं, धातुओं की एक प्रकृति होती है। धातुओं का क्या नेचर होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। जो मेटल जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है वो उतना अच्छा मेटल माना जाता है। जबकि जो नॉन मेटल होते हैं, अधातुएं होती हैं, उनका नेचर कैसा है? आने दो, हमको तो चाहिए और चाहिए, मतलब उनका नेचर क्या है? एक्सेप्ट करने का है। तो याद रखिएगा, मेटल डोनेट करते हैं और नॉन मेटल एक्सेप्ट करते हैं। तो जब भी पॉजिटिव साइन दिखता है, इसका मतलब क्या किया है आपने? डोनेट किया है। और नेगेटिव साइन दिखता है, इसका मतलब है आपने एक्सेप्ट किया है। ओके है। अब बोला जा रहा है कि ए है, ए में 19 प्रोटॉन थे और हमें पता है कि प्रोटॉन जितने होते इलेक्ट्रॉन भी उतने होते, तो इलेक्ट्रॉन भी 19 थे। फिर बोल रहा है कि ए पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ए पॉजिटिव मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दान दे दिया है, तो आंसर कितना हो जाएगा अब? 18। मेरी बात समझ में आई? अगर यहाँ पे A2 पॉजिटिव हुआ होता, मतलब इसने किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए, तब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते? 17। अगर A3 प्लस लिखा होता, मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दान दे दिए, तब क्या हो जाता आपका यहाँ पे? 16। बात समझ में आ रही? तो A पॉजिटिव पूछा था तो आंसर हो जाएगा 18। नेगेटिव में ऐड करोगे, पॉजिटिव में सब्सट्रैक्ट करोगे। इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। जिन बच्चों को थोड़ा दिक्कत होता है तो प्लस के साथ माइनस करते हैं, माइनस के साथ प्लस करते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हो। चलो आगे बात करते हैं। बेसिकली ये पोटेशियम के बारे में ही बात कर रहा था, क्योंकि पोटेशियम के ही इलेक्ट्रॉन नंबर जो है या फिर एटॉमिक नंबर जो होता है वो 19 होता है। बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ। अब देखिएगा, जो धातुएं होती है, जो मेटल होते हैं, वो ओरिजिनल फॉर्म में हमारी अर्थ क्रस्ट में या माइंस में नहीं मिलते। हमारी जो धातुएं होती हैं ना, वो अपने ऑक्साइड, अपने कार्बोनेट या अपने सल्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। कैसे प्रेजेंट होते हैं मेटल? अपने ऑक्साइड, सल्फेट या कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम ओर कहते हैं। ओर को हम हिंदी में अयस्क के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे बॉक्साइट के अयस्क के बारे में पूछा गया है। तो बॉक्साइट किसका ओर है? तो आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का ओर क्या है? बॉक्साइट है। अब इनमें जो सारी चीज़ें हैं सारी इंपॉर्टेंट है। आयरन का ओर क्या होता है? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट होता है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं Fe2O3, Fe2O4, है ना, आपने सुना होगा Fe3O4। तो आयरन के जो है वो 2 ओर हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट देख लिया। मरकरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVIP क्वेश्चन। मरकरी के पास एक और है जिसका नाम है सिनेबार, और सिनेबार का डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा जाता है। तो सिनेबार का फॉर्मूला होता है HgS। इसको भी आप एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखेंगे। हालांकि मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई है जिनमें से मैं बता देती हूँ कि आपको क्या रट लेना है। जब ये रट लो तो बाकी चीज़ों पे काम करना। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट है, कैल्शियम का जिप्सम लाइमस्टोन डोलोमाइट है, फिर क्रोमियम का क्रोमाइट है, कॉपर का कॉपर पाइराइट है, गोल्ड का क्लेबराइट है, आयरन का हेमेटाइट मैग्नेटाइट, लेड का VVIP है गैलेना। ठीक है। इसके बाद आप याद रख सकते हैं मरकरी का सिनेबार याद रख लीजिएगा, सिल्वर का अर्जेंटाइन याद रख लीजिएगा, सोडियम रॉक सॉल्ट, थोरियम VVIP क्वेश्चन। थोरियम कहाँ पे मिलता है? मोनोजाइट रेत से मिलता है, तो मोनोजाइट इसका ओर है। और मोनोजाइट कहाँ मिलती है? जनरली जो है वो केरला के कोस्टल एरिया में आपको मिलती है। यूरेनियम का याद रख लीजिएगा, पिच ब्लेंड होता है। और जिंक का कैलेमाइन होता है। लैक्टोकैलेमाइन क्रीम भी आती है ना, हाँ वही। तो जिंक में कैलेमाइन होता है, यूरेनियम पिच ब्लेंड। तो ये कुछ और की लिस्ट है जिसको आप याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, अब मैंने आपको कहा कि हमारे जो ओर होते हैं या हमारे जो मेटल्स होते हैं वो अपने ऑक्साइड, सल्फेट या कार्बोनेट के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो अब आप धातु को शुद्ध करोगे, और शुद्ध करने के लिए, धातु को प्योर करने के लिए आप डिफरेंट मेथड का यूज़ करोगे। तो ऑक्साइड का बड़ा सिंपल है। अगर कोई आपको मेटल उसके ऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है तो आप उसे गर्म करो, और गर्म करने के बाद उसको आप क्या करोगे? एक्सेसिव जो ऑक्सीजन है वो हट जाएगी, तो बच जाएगा आपका मेटल। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम कार्बोनेट को ऑक्साइड में बदल लें, हमारी कोशिश रहेगी कि हम सल्फेट को ऑक्साइड में बदल लें, और ऑक्साइड को तो गर्म करो, ओरिजिनल मेटल मिल जाता है। तो जब हमारे पास सल्फाइड ओर होता है तो उसे हम गर्म करते हैं, और सल्फाइड ओर को गर्म करके हम इसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रोस्टिंग। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? रोस्टिंग कहते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने कहा, हमारे जो ओर होते हैं वो ऑक्साइड फॉर्म में होते हैं, सल्फेट फॉर्म में होते हैं, इसके अलावा कार्बोनेट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ऑक्साइड है तो डायरेक्टली आप इसे हीट अप कर दो, गर्म कर दो, तो आपको मेटल मिल जाएगा। सल्फेट है, इसे गर्म करके आप ऑक्साइड में कन्वर्ट करोगे, इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे? रोस्टिंग कहोगे। वहीं कार्बोनेट है, उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसे हम कैल्सिनेशन कहते हैं।
बात समझ में आई? रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, ये 2 शब्दों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अब एक और हमारे पास मेथड होती है जिसके ज़रिए हम धातुओं को शुद्ध करते हैं, मेटल को प्योरीफाई करते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइट रिफाइंड्स, ठीक है ना, रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग। अब इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग में जो है वो एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। पूछा जा रहा है कि कैथोड किससे बना होता है, तो देखिएगा कैथोड जो है वो प्योर मेटल से बना होता है, जबकि जो एनोड होता है वो इम्प्योर मेटल से बना होता है। तो एनोड इम्प्योर, कैथोड प्योर मेटल से बना होता है। तो कैथोड किससे बना है? प्योर मेटल से बना है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये एनोड है, इम्प्योर से है, और ये आपका कैथोड है जो प्योर से बना हुआ है। नेक्स्ट है, इन द गिवन रिएक्शन Al2O3 प्लस NaOH, अब यहाँ पे रिएक्शन की खाली जगह छूटी है, प्लस H2O, व्हाट इज द एलिमेंट X। अब यहाँ पर X क्या है, तो देखिएगा अगर मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करूँ तो इसकी खास क्वालिटी है। कैसी क्वालिटी है? ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर लेता है और हमारे एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेता है। तो आपको पता होना चाहिए कि Al2O3 जो है वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर लेगा। यहाँ पर इसकी रिएक्शन जो है Al2O3 की रिएक्शन एक बेस के साथ मतलब NaOH के साथ हो रही है, तो ये क्या बनाएगा? तो ये सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, NaAlO2, NaAlO2 ये बना लेगा। देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में, मतलब ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन जो है वो बेस से होती है और ये क्या बना लेता है? सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 बना लेता है और वाटर बनाता है, ठीक है। चलो, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में दिखा था ये कि यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से यहाँ पर इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। तो अभी तो नहीं पता होगा आपको, लेकिन थोड़ी देर बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद जिंक, जिंक के बाद आयरन, आयरन के बाद आप देखेंगे कि सिल्वर और गोल्ड जो होते हैं वो सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, मतलब आसानी से किसी के साथ भी ये रिएक्शन या प्रतिक्रिया नहीं देते। तो आप डिसाइड कैसे करोगे? आप डिसाइड करोगे इस रिएक्टिविटी सीरीज में। इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर की ओर होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और जो नीचे की तरफ होते हैं वो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जो ज़्यादा पावरफुल होगा, ज़्यादा उथल पुथल मचा रहा होगा, तो वो दूसरे वाले को, जो शांत व्यक्ति है, जैसे होता है ना, एक क्लासरूम है, एक बच्चा है बहुत शरारती है, बहुत उद्यम करता है और दूसरा बच्चा बेचारा शांत है, तो वो जो शरारती वाला बच्चा है वो शांत वाले बच्चे को हटा देता है, यही आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मोस्ट रिएक्टिव कौन है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं वो बड़े सॉफ्ट होते हैं, उनको नाइफ से काटा जा सकता है। इनफैक्ट आप उनको खुले एनवायरनमेंट में छोड़ दो तो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, या फिर पानी में डाल दो तो पानी के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। इसलिए तो आप सोडियम को कैरोसिन मतलब मिट्टी के तेल में रखते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत रिएक्टिव है। जबकि हम डेली लाइफ में, डेली रूटीन में सिल्वर और गोल्ड का यूज़ करते हैं ज्वेलरीज के रूप में, लेकिन वो आपने देखा होगा किसी के साथ आसानी से रिएक्ट नहीं करते। तो यहाँ पे देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। फिर बीच वाले आपको आयरन और लेड दिखेगा और नीचे कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। सबसे ऊपर है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक, देन आयरन। क्लियर हुआ इतना? अब इनको हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इनमें से कौन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो ज़्यादा एक्टिव होता है वो कम एक्टिव को हटा देता है। अब यहाँ पे NaCl की रिएक्शन कॉपर से हो रही है, तो हमें पता है कि सोडियम तो कॉपर से ऊपर आता है, तो कॉपर जो है वो धक्का देके सोडियम को नहीं हटा पाएगा, मतलब ये रिएक्शन तो नहीं होने वाली है। दूसरा है यहाँ पे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पर लिस्ट में देखिए कि मैग्नीशियम ऊपर है, एल्यूमिनियम नीचे है, तो एल्यूमिनियम कहीं से भी मैग्नीशियम को धक्का देके नहीं हटा पाएगा, मतलब सेकंड रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड में देखते हैं आयरन रिएक्शन कर रहा है सिल्वर से, तो हमने देखा कि आयरन ऊपर है, सिल्वर नीचे है, तो क्या सिल्वर आयरन को धक्का देके हटा देगा? तो आंसर है नो, मतलब ये रिएक्शन भी आपकी नहीं होने वाली है। आगे देखते हैं सिल्वर की रिएक्शन कॉपर से हो रही है, तो हमें पता है कि कॉपर ऊपर है और सिल्वर नीचे है। अब कॉपर एक्टिव है, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है। देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में
हाँ, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, तो कॉपर सिल्वर को धक्का दे देगा और सिल्वर की जगह जाके बैठ जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे AgNO3 जो है वो रिएक्ट करेगा कॉपर के साथ, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, Ag को धक्का दे के हटा देगा, तो यहाँ पे कॉपर मतलब ये इस तरीके से Ag अलग हो जाएगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो बड़ा आसान प्रश्न था, ऐसा कोई भारी भरकम प्रश्न नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर कौन है और नीचे कौन है, तो उसके आधार पे आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना, ये तो एक्सप्लेनेशन लिखा है, ओके। एक और रिएक्शन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गो अंडरगो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इनमें से किसमें डिस्प्लेसमेंट होगा? तो देखते हैं, सबसे ऊपर है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, है ना, और फिर आपका यहाँ पे जिंक और आयरन देखने को मिलता है। ऐसा ही था ना, देखिए ये रहा, कहाँ गया, हाँ, ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। बना लिया मैंने लिस्ट, चलो बना लिया। अब बोल रहा है कि कॉपर सल्फेट और आयरन की रिएक्शन, तो कॉपर और आयरन की रिएक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉपर और आयरन की रिएक्शन, तो कॉपर कहाँ है, मैंने लिस्ट में दिखाया नहीं है आपको, देखो कॉपर नीचे है और आयरन ऊपर है, मतलब आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। आयरन क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ पे बन जाएगा ये FeSO4 + Cu, पहला ही आंसर हमको मिल गया। अगला भी देख लेते हैं, जिंक और आयरन, तो देखिएगा जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन कम है, तो यहाँ पे आयरन जिंक को धक्का नहीं दे सकता। फिर मैग्नीशियम और आयरन, मैग्नीशियम भी ऊपर है, जिंक आयरन यहाँ पे नीचे है, तो आयरन मैग्नीशियम को धक्का नहीं दे सकता। कैल्शियम और आयरन, कैल्शियम ऊपर है, आयरन नीचे है, तो यहाँ पे आयरन कैल्शियम को भी नहीं हटा सकता, मतलब केवल पहली कंडीशन है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? लिखा है कोई एक एलिमेंट है which is react with oxygen to give a compound with a high melting point. The compound is also soluble in water. The element is likely to be. कोई भी एक एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन का कंपाउंड बना लेता है और जिसके मेल्टिंग पॉइंट्स भी बहुत हाई है। हाई होने के साथ साथ ये जो भी सॉल्यूशन है या जो भी कंपाउंड बन रहा है वो वाटर में सॉल्युबल है, पानी में मिल जाता है, तो वो कौन सा एलिमेंट है? तो देखिएगा, हमें पता है आयरन को पानी में घोल लोगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है। कैसे? लोहे को कभी पानी में घोल सकते हो? नहीं। सिलिका, सिलिका रेत पानी में घुलती है? नहीं। कार्बन, कार्बन तो एक गैस है, पानी में घुलेगी नहीं। और बचा कैल्शियम, लेकिन कैल्शियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये जो कैल्शियम का कंपाउंड बनता है, चाहे वो चूना है, मान लेते हैं चूना, लाइम, तो वो पानी में घुल जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि मोस्ट अबेंडेंट मेटल जो कि अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला मेटल अर्थ क्रस्ट में कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम है। मेटल की बात कर रहा है तो लगभग 8.3% वेट में जो है वो एल्यूमिनियम पाया जाता है। अगर ओवरऑल कैटेगरी में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन और सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम, है ना। लेकिन मेटल की बात हुई तो मेटल में तो एल्यूमिनियम ही आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विथ अ थिन लेयर ऑफ। अब आयरन आपने देखा होगा घरों में भी, आयरन को अगर खुला छोड़ दो तो आयरन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन गैस और जो भी मॉइस्चर है, वाटर कंटेन है, उसके साथ रिएक्ट कर लेता है और उसके ऊपर एक ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, जिसे हम रस्ट लगना कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। तो आयरन को जंग से बचाने के लिए हम गैल्वेनाइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उस गैल्वेनाइजेशन मेथड में हम कौन से मेटल का यूज़ करेंगे, तो आंसर हो जाएगा जिंक। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बड़ा आसान है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कोई एक एलिमेंट है एक्स जो कि बहुत सॉफ्ट है, जिसको नाइफ से काटा जा सकता है और बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, एयर में आसानी से अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए इसको हम कैरोसिन में रखते हैं या फिर ये आसानी से पानी के साथ रिएक्ट कर लेता है। वो कौन सा एलिमेंट है? तो बड़ा आसान है, सोडियम के बारे में चर्चा की जा रही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब लिखा है कि हमें पता है कि मेटल इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हम लोग बचपन से यही पढ़ते हैं कि मेटल बहुत अच्छे चालक होते हैं, विद्युत के भी और ऊष्मा के भी। लेकिन एक हमारे पास ऐसा मेटल है जो कि बहुत ही पुअर कंडक्टर है हीट का, उसी मेटल के बारे में पूछा जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा लेड। लेड जो है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट का। ठीक है, नेक्स्ट है कैल्सिनेशन के बारे में क्या सही है? तो अभी मैंने आपको दो मेथड बताई थी, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। अगर सल्फाइड है, सल्फाइड को ऑक्साइड में बदलने के लिए आप जो है वो रोस्टिंग करते हैं, कार्बोनेट को ऑक्साइड में बदलने के लिए आप कैल्सिनेशन करते हैं। तो कैल्सिनेशन में आप बेसिकली क्या कर रहे हो, ओर को मेटल में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कैल्सिनेशन एक प्रोसेस है
सॉरी यहाँ पे होना चाहिए ट्रू, नॉट को हटा देंगे प्लीज। हाँ, तो व्हाट इज द ट्रू अबाउट कैल्सिनेशन टू कन्वर्ट ओवर इनटू मेटल। नेक्स्ट बात करते हैं एक आयरन, ये एक्सपेरिमेंट मैंने क्लास 10th में किया था, आई होप आप लोग ने भी किया होगा। एक आयरन नेल है, उसको हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? तो पहले आप देखते हो कि कॉपर सल्फेट का ये जो सॉल्यूशन था वो ब्लू कलर का था। जब आपने इसमें लोहे की, आयरन की एक नेल को डुबाया तो इसका कलर जो है वो पेल ग्रीन कलर का हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कॉपर सल्फेट की रिएक्शन किसके साथ हो रही है? आयरन के साथ। आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर के कंपैरिजन में, तो आयरन क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बन जाएगा? ये FeSO4 बन जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इस सॉल्यूशन में हो जाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? द कलर ऑफ सॉल्यूशन टर्न टू लाइट ग्रीन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वही बातें यहाँ पर हमने लिख दी हैं, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं उन्हें। नेक्स्ट बात करते हैं, What is the effect of SO2 on litmus paper? अब इस बात को आपको समझना है। हालांकि पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था उसमें ये बात मैंने मेंशन की थी कि हमारा जो भी नॉन मेटल्स होते हैं, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, और जो भी कंपोनेंट एसिडिक नेचर का होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। और SO2 ही जो सल्फर डाइऑक्साइड है, उससे ही आपका सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है और एसिड रेन करता है। तो SO2, CO2 ये सभी एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ऑब्वियसली ये एसिडिक होगा और लिटमस पेपर जो है वो ब्लू से रेड हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही है? बी। ब्लू लिटमस पेपर को रेड करने का काम SO2 कर देगा। अब ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जिसको हम यूज करते हैं फूड मटेरियल को प्रिजर्व करने के लिए? तो हमें पता है फूड मटेरियल को प्रिजर्व करने के लिए हम लिक्विड नाइट्रोजन या नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है द मेटल दैट फ्लोट व्हेन ट्रीटेड विद वाटर आर। ऐसे कौन से मेटल है जिनको पानी के साथ रिएक्शन कराने पे वो पानी में फ्लोट करते हैं, तैरते हैं? तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जो चीज़ हल्की होती है या जिसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, जिसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है, वो फ्लोट करती है, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है या जो भारी है वो पानी में डूब जाता है। यही तो होता है ना, जो हल्का है वो पानी में तैरेगा, जो भारी है वो पानी में डूब जाएगा। तो हमें पता है कि सोडियम और लिथियम बहुत हल्के होते हैं और पानी के साथ जब रिएक्ट कराओगे तो ये फ्लोट करते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो है वो फ्लोट करेंगे सरफेस ऑफ वाटर में, क्योंकि ये लेस डेंस होते हैं देन वाटर, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस को भी फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। हमारे घरों के जो बर्तन होते हैं, जैसे कि हमारा प्रेशर कुकर हो गया, तो उसके लिए हम एल्यूमिनियम धातु का यूज़ करते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि ये गुड थर्मल कंडक्टर है, या फिर गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, डक्टिलिटी है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है। पूछा जा रहा है कि एल्यूमिनियम का ही यूज़ क्यों हम करते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में? क्योंकि अच्छा ऊष्मा का अच्छा चालक है, विद्युत का अच्छा चालक है, डक्टाइल है, मतलब इसके वायर बन जाते हैं, या इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो सही बात ये है कि देखो ऊष्मा का चालक होगा और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि गैस पे रखा है, गैस में गर्म हो रहा है और पिघल गया। ऐसा होता है क्या? घर में नहीं होता है ना, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो 1 और 4 आर करेक्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिएगा, मैंने आपको बताया बहुत सारे मेटल ऐसे होते हैं जो कि आसानी से रिएक्शन नहीं करते, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड। ऐसे मेटल्स को हम क्या करते हैं, अगर इनको पिघलाना है तो हम क्या यूज़ करते हैं? एक सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया सॉल्यूशन जो होता है उसमें हम कंसनट्रेटेड HCl और कंसनट्रेटेड HNO3 का यूज़ करते हैं। मतलब कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसनट्रेटेड HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड का यूज़ करके एक्वा रिजिया बनाया जाता है। तो पूछा जा रहा है, जो एक्वा रिजिया का सॉल्यूशन है, ये जो मिक्सचर है, इसमें किस रेशियो में HNO3 और HCl को मिलाया है? तो HNO3 को 1 और HCl को 3 में मिलाया, तो 1:3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। कॉपर ऑब्जेक्ट लूज देयर शाइन एंड फॉर्म ग्रीन कोटिंग ऑफ। अच्छा, कॉपर के वायर भी आपने देखे होंगे, जैसे कि हम लोहे को छोड़ देते हैं तो उस पर ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाती है, जिसको आप रस्ट कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। वैसे कॉपर को भी खुला छोड़ दोगे ना तो उसके ऊपर भी ग्रीन कलर की कोटिंग लग जाएगी। मतलब कॉपर में भी कोरोजन होता है, क्षरण होता है कॉपर का भी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो ग्रीन कलर की कोटिंग किसकी है? तो आंसर हो जाएगा वो ग्रीन कलर की जो कोटिंग है वो कॉपर कार्बोनेट की है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है अमलगम। अमलगम इज एन अलॉय ऑफ। अमलगम के लिए जो फॉर्मूला होता है, वो कोई भी मेटल जब मरकरी के साथ रिएक्ट करता है तो अमलगम बनता है। तो मेटल प्लस मरकरी इज इक्वल टू अमलगम। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी।
ठीक है। अगला है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। 3 एलिमेंट दिए हैं x y z। x का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 8 है, ठीक है। y का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7 है, z का 2 8 2 है। 8 और 2 हो गए 10, ठीक है। यहाँ पर ये हो गए 17 और यहाँ पर ये हो गए 12। 10 का मतलब ही ये तो स्टेबल है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये संतुष्ट है, नोबल गैसेस है। तो x क्या है, एक नोबल गैस है। y देखते हैं, y का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसको कितने की जरूरत है, 1 की। तो ये सबके पास जाएगा, प्लीज मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो ये मांगने वाला टेंडेंसी किसका होता है, नॉन मेटल का। तो y क्या है, एक नॉन मेटल है। आपने देखा कि x जो है वो नोबल गैस है, y जो है वो आपका नॉन मेटल है। अब बात करते हैं z के बारे में। z के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये कह रहा है कि मुझसे 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, जिसको चाहिए है ले लो, और जब 2 इलेक्ट्रॉन मैं डोनेट कर दूंगा तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो z क्या है, मेटल है। तो सही आंसर आप खुद बता पाएंगे कि y इज अ नॉन मेटल एंड z इज अ मेटल। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, ठीक है। अगली बात कर रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। तो वो कौन है, एल्यूमिनियम है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा जो नॉन मेटल है वो लस्टर होता है। लस्टर का मतलब होता है शाइनी, चमकदार होता है। तो कौन सा नॉन मेटल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आयोडीन। आयोडीन एक नॉन मेटल है जो कि शाइन करता है, चमकदार होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। कोई एक एलिमेंट है, हमें नहीं पता एक्स वाई जेड कुछ भी, तो एक्स एक एलिमेंट है जिसका नंबर है 12। तो ये किस इनर्ट गैस के नियरेस्ट है, हीलियम, आर्गन, नियॉन या क्रिप्टॉन। अगर आपको हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन इनके नंबर याद होंगे तो आप बता पाएंगे ये जो एलिमेंट है ये कौन सी इनर्ट गैस के ज़्यादा नज़दीक है, ज़्यादा करीब है, ठीक है। तो आपका जो भी आंसर होगा आप हमको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने सारे पॉइंट्स को रखने की कोशिश की है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम्स में देखे गए थे। सो टेक केयर, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एंड बाय बाय।